नमस्कार। आप लोगों के 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपके 2 पेपर आपकी मेहनत और आशा के अनुरूप अच्छे हुए होंगे। जैसे पूर्व में आपके 2 पेपरों में क्वेश्चंस वीडियो से व पुराने पेपर से आए हैं, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया गया है। उसी प्रकार आपके थर्ड पेपर का प्रीवियस ईयर का सॉल्व वीडियो है। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, अतः इस वीडियो को ध्यानपूर्वक बार बार देखें, सुने व नोट्स बना लें तथा इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का शैक्षिक प्रशासन कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का शैक्षिक प्रशासन आपका प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निदेशालय में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो शैक्षिक प्रशासन है वो हमारा प्राथमिक शिक्षा में वर्गीकृत है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय इनमें वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि जिला स्तर पर शिक्षा प्रशासन का कार्य के लिए कौन अधिकारी कार्य करने के लिए कौन अधिकारी अधिकृत होता है, कौन ऑथराइज्ड होता है इसके लिए? तो इसके लिए आपका जिला विद्यालय जो निरीक्षक होता है वह जो जिला विद्यालय निरीक्षक है वह जिला स्तर पर शिक्षा प्रशासन का कार्य करने के लिए जो है ऑथराइज्ड होता है, ठीक है, अधिकृत होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है आपका वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा, जिसको हम DIOS कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल DIOS कहते हैं। शिक्षा मंत्री के क्या कार्य हैं? शिक्षा नीति को निर्धारण करना, जी हाँ, ये भी शिक्षा मंत्री का कार्य है। शिक्षा संबंधी प्रश्नों के जवाब सदन में देना, बात ये भी सही और सटीक है यहाँ पे। अनुसंधान शिक्षा युक्त को प्रोत्साहन देना, बात ये भी सही है। जब ये सारी बातें सही हैं तो हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। उक्त सभी कथन यहाँ पे सही है, ये सारे ही शिक्षा मंत्री के फंक्शंस हैं, उनके कार्य हैं, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राज्य स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में संवैधानिक दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? संवैधानिक दृष्टि से कौन व्यक्ति होता है राज्य स्तर पर? तो इसमें आपका राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और शिक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कब बनाई गई? ये आपकी 1986 में। कब बनाई गई? राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 1986 में बनाई गई। ऑप्शन जो यहाँ पे बी है आपका वो सही और सटीक आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान NIEPA के कार्य क्या हैं? तो इनके कार्य अनुसंधान, प्रशिक्षण, नई खोजों का प्रसार, परामर्श, सेवाएं देना, ये राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और प्रशासन संस्थान के कार्य हैं। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, जो कि कहता है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? ये आपकी 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो सही और सटीक आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के कार्य क्या हैं? मानव संसाधन व विकास मंत्रालय की शिक्षा नीतियां, योजनाएं बनाना, जी हाँ, ये आपका NCERT का काम है। और केंद्रीय मंत्रालय व राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालयों में संबंध बनाना, ये भी आपका NCERT का काम है। सर्वेक्षण, शोध कार्य, प्रोजेक्ट, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण विकसित करना, ये भी आपका NCERT का कार्य है। जब ये सारे NCERT के कार्य हैं तो हम ऑप्शन नंबर डी को चूज कर लेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी जो है यहाँ पे वो सभी बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम चले जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान, जिसको आपको अगर कहीं SS लिख के भी आ सकता है, तो SS लिखा हो या सर्व शिक्षा अभियान लिखा हो, आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुई और किस आयु वर्ग के छात्रों को शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई? तो ये 2001 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 2001 में प्रारंभ हुई। 6 से 14 वर्ष के लिए जो है ये शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसलिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है आपका वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 1985 में
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कौन विभाग सम्मिलित किए गए? तो 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आपका शिक्षा, कला, जस्ट मिनट प्लीज, चलिए ठीक है, हाँ, शिक्षा, कला, महिला व बाल विकास, संस्कृति, युवा कार्य व खेल विभाग, ये जो भी विभाग थे वो 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शामिल किए गए। नेक्स्ट वन इज 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE में पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे इनकी संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो यहाँ पे आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। 9 सदस्यों की संख्या होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की जो स्थापना है वो 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में की गई थी, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार। ठीक है, बात क्लियर होती है। प्रशासनिक व्यवस्था संप्रदाय के मुख्य कार्य क्या हैं? आयोजन, व्यवस्था, संप्रेषण, नीति, समन्वय, मूल्यांकन, ये सभी आपके प्रशासनिक व्यवस्था संप्रदाय के मुख्य कार्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम सटीक आंसर है। शिक्षा प्रशासन के कितने प्रकार होते हैं? तो शिक्षा प्रशासन के 2 प्रकार होते हैं। कितने? शिक्षा प्रशासन के आपके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक तो आपका प्रकृति हो गया, है ना, और दूसरा आपका क्या हो गया? सत्ता। ठीक है, शिक्षा प्रशासन के 2 कार्य होते हैं, प्रकृति और सत्ता। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो सही आंसर है। शैक्षिक प्रशासन के निर्देशक कार्य क्या हैं? तो यहाँ पे निर्देशात्मक कार्यों का संगठन करना, यह आपका शैक्षिक प्रशासन के निर्देशात्मक का कार्य है। अध्यापक कल्याण व विद्यार्थी सेवा कार्य, श्रव्य दृश्य का प्रशिक्षण एवं सेवा कार्य, ये जो सभी हैं ये आपके शैक्षिक प्रशासन के निर्देशात्मक कार्य हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन ऑप्शन हियर। NCERT के शैक्षिक कार्य क्या है? प्राथमिक माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की रचना करना, यह आपका NCERT का शैक्षिक कार्य है। शिक्षण सामग्री का निर्माण करना भी NCERT का काम है। अध्यापकों को नवीन पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की जानकारी देना भी आपका NCERT का काम है। तो ये सारी ही बातें यहाँ पे आपकी सही और सटीक हो जाती हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी को चूज कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सर्वप्रथम कब और कहां खोला गया था? ये आपका जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है वो आपका सर्वप्रथम 1979 में दिल्ली में खोला गया था। 1979 में दिल्ली में खोला गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका ए है वो कतई सटीक आंसर है। नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की गई? 1985 में। नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की गई? सन 1985 में। शिक्षा प्रशासन में कौन सी आवश्यकता प्रतिकूल है? यहाँ पे बात किसकी हो रही है? प्रतिकूल की। ठीक है, अनफेवरेबल, जो फेवरेबल में ना हो, फेवर में ना हो। तो लक्ष्यों का निर्धारण, ये तो सकारात्मक है, अनुकूल है, फेवर में है। साधनों का उचित प्रयोग भी है, और मूल्यांकन, ये सभी बातें यहाँ पे सटीक सही है। लेकिन अनियंत्रण प्रवृत्ति जो है ये आपकी यहाँ पे सही नहीं है, ये प्रतिकूल में आता है, तो ये गलत है, इसीलिए यहाँ पे सही है क्योंकि पूछा ही प्रतिकूल है। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है, प्यारे दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़िएगा। अगर मैं खाली क्वेश्चन को पढ़ के आंसर टिक करवा दूं तो इसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट नहीं कर पाएंगे। इसी से देखिए, पेपर कहीं से बाहर से बन के तो आएगा नहीं, जो पिछली बार पूछे गए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते जुलते आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीएड का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। टेट सीटेट जैसे कि क्वेश्चन जो है बहुत दूर से उठा करके रख देगा, इसका एक लिमिटेड सिलेबस होता है, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली पढ़िएगा। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या है? उचित अनुचित कार्यों के प्रति उचित सकारात्मक दृष्टिकोण, जी हाँ, ये आपका शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य है। शिक्षा को उचित सुनियोजित रूप देना भी शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है। सर्वांगीण विकास के लिए मार्गदर्शन, ये भी आपका शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी है? ये आपकी वैज्ञानिक और कलात्मक है। शैक्षिक प्रशासन की जो प्रकृति वो कैसी है? तो शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति आपकी वैज्ञानिक भी है, कलात्मक भी है। शिक्षा प्रशासन की विशेषताओं में कौन तत्व अलग है? तो उसमें व्यवहारिकता की जो त्रुटि है वो एकदम कतई डिफरेंट है, डिफरेंट साइन से डिफरेंट है, अलग है।
शैक्षिक प्रशासन में कोठारी आयोग ने प्रमुख संस्तुति क्या की थी? एक शिक्षा अधिकारी शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि करे, यही शैक्षिक प्रशासन में कोठारी आयोग ने प्रमुख संस्तुति दी थी। भारत में शैक्षिक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? भारत में शैक्षिक प्रशासन का विकास 1813 में कब हुआ था? 1813 में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। शैक्षिक प्रशासन के विशेष तत्वों में कौन सा तत्व भिन्न है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो अलग है इनसे। लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण, मानवीय प्रयासों का उचित निर्देशन और मानवीय भौतिक साधनों का समन्वय, ये सारे ही जो ऑप्शन है वो आपकी सकारात्मक बात करते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे असमानता की बात हो रही है, ये नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये तत्व आपका भिन्न हो गया। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो ठीक है, यहाँ पे सही है। शैक्षिक प्रशासन में कौन तत्व प्रमुख है? तो शैक्षिक प्रशासन में आपका उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए, मनुष्यों और सामग्री की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उचित निर्देशन होना चाहिए। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी द राइट वन। निम्न कथनों में से किस कथन में संप्रेषण की बाधा दूर करने का उपाय उचित नहीं है? तो संप्रेषण प्रक्रिया का न होना, संप्रेषण प्रक्रिया का न होना, जो ये कथन है इसमें संप्रेषण की बाधा दूर करने का उपाय उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही था। संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन है? इसमें भौतिक बाधाएं भी हैं, भाषा एवं मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी हैं, पृष्ठभूमि की बाधाएं भी हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो यहाँ पे सही और सटीक आंसर हो जाएगा। संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत कौन है? इसमें आपका अभिप्रेरणा, केंद्रीकरण, सहायक वातावरण, ये सारे ही संप्रेषण के मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। वाणी, चक्षु, मुख्य मुद्राएं एवं स्पर्श संपर्क किस प्रकार के संप्रेषण हैं? ये सारे ही आपके अशाब्दिक संप्रेषण के माने जाते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण वाणी, चक्षु और मुख्य मुद्राएं और स्पर्श संपर्क, यानी कि किसी को उसको टच फील करा के ना, स्पर्श करके, टच करके, ये सारे हमारे अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं। इसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। संप्रेषण की कौन सी विशेषता भिन्न है? तो दोनों वर्गों में कोई संबंध स्थापित नहीं करनी है। ये क्या है? हमारा संप्रेषण की एक विशेषता अलग हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। संप्रेषण प्रक्रिया में मुख्य वाहक कौन होता है? संदेश वाहक होता है, संदेश का माध्यम होता है, संदेश प्राप्तकर्ता होता है ना। ठीक है, मैसेज कैरियर, मैसेजिंग मीडियम और मैसेज रिसिप्ट, ये संप्रेषण की प्रक्रिया के प्रमुख वाहक होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया की आवश्यकता के मुख्य तत्वों में कौन सही है? संस्था के लक्ष्यों की स्थापना प्रसार करना, बात ये भी सही है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं को विकसित करना, ये भी पॉइंट सही है। कार्यरत व्यक्तियों के निष्पादन पर नियंत्रण रखना, बात ये भी सही है। जब सारे ही सही है तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं, उक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। संप्रेषण के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य अलग है? तो दूसरों के विचारों को महत्व न देना, ये संप्रेषण के उद्देश्यों में बाकी उद्देश्यों से भिन्न है। संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी क्रिया भिन्न है? तो संप्रेषण शाब्दिक नहीं होता है, ये तो बिल्कुल अलग बात है इसमें, है ना। नेक्स्ट वन, संप्रेषण का अर्थ क्या है? तो संप्रेषण का अर्थ है संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण द्विपक्षीय निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संप्रेषण का अर्थ क्या है? संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण द्विपक्षीय निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो एकदम सही और सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, आकस्मिकता सिद्धांत किस विद्वान ने बनाया है? तो ये आपके फ्रेड ई फीडलर ने बनाया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है आपका वो सही है। आकस्मिकता सिद्धांत जो है किस विद्वान ने बनाया है? फ्रेड ई फीडलर ने। कितने नेतृत्व व्यवहार के मुख्य कार्य क्रेच एवं क्रेचफील्ड ने बताए हैं? तो इसने 11 बताए हैं। कितने बताए हैं? 11। ऑप्शन जो सी है आपका वो यहाँ पे सही आंसर है। गुण, व्यवहारवादी, आकस्मिकता, नेतृत्व के क्या हैं? ये देखिए, गुण हो गया, व्यवहारवादी हो गया, आकस्मिकता, ये सारे ही नेतृत्व के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं। क्या है? नेतृत्व के ये सिद्धांत हैं। नेतृत्व मूल्यांकन में कौन सा साधन नहीं होना चाहिए? दल के सदस्यों को प्रेरित न करना, ये नेतृत्व मूल्यांकन में साधन नहीं होने चाहिए। नेतृत्व प्रक्रिया के मूल कार्य क्या हैं? तो नेतृत्व प्रक्रिया के, लीडरशिप प्रोसेस के, फंक्शंस के
ये जो मूल कार्य हैं इसमें संपूर्ण क्रियाओं का एकीकरण होना चाहिए, व्यक्तियों और कार्यों में पारस्परिक समायोजन होना चाहिए, नवीन युक्तियों प्रयोगों सुधारों का प्रारंभ होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही है, उक्त सभी इज द राइट वन, ऑल ऑफ द अबव। एक असफल नेता में कौन गुण होता है? तो जो एक असफल नेता होता है उसके अंदर भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। अगर आप लोगों के बीच में आप जैसे कुछ, अगर आप किसी ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर आप नेता हैं और अगर आप भेदभाव करेंगे तो आप जो है असफल हो जाएंगे, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको क्या है, भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना है, सबको एक बराबर मानना है, ठीक है। और क्वालिटीज क्या होती है सफल नेता के? वो आदर्श व्यक्ति होता है, आत्मनिश्चय व्यक्ति होता है, प्रेरक गुण उसके अंदर होते हैं, है ना। लेकिन भेदभाव अगर आप करेंगे तो असफल हो जाएंगे। प्रभावहीन, जिसको हम नॉन इफेक्टिव कहते हैं, शैली कौन है? तो संभवता मूलक शैली जो है ये आपकी प्रभावहीन शैली है। नेतृत्व की विशेषताएं क्या है? नेतृत्व आपका आदर्श आचरण होता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए अगर आप लीडरशिप कर रहे हैं, बहु उत्प्रेरणा की प्रक्रिया। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है, जो यहाँ पे सारी बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ऑप्शन हियर। एक अच्छे नेता के क्या मुख्य कार्य हैं? तो एक अच्छे नेता के अंदर उद्देश्य निर्धारण होता है, विशेषज्ञ होता है, वो नियोजन उसको आता है, प्रशासनिक कार्य में वो सब जो है निपुण होता है, निर्णय में सहभागिता लेना, ये सारे ही अच्छे नेता के मुख्य कार्य होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही हो जाएगा। मानव संरचनात्मक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक नेतृत्व पर किस शिक्षा शास्त्री ने बल दिया है? इस पे वाई.सी. चैंग ने बल दिया है। किस पे? वाई.सी. चैंग ने इस पे बल दिया है, फोर्स किया है। मैरी पार्कर फॉलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं। मैरी पार्कर फॉलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं। इस कथन को किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? नेतृत्व, लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। ऐसा स्टॉक डिल कहते हैं। कौन कहते हैं? स्टॉक डिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। नेतृत्व का अर्थ क्या है? संगठन को प्रेरित कर विकसित करना नेतृत्व का अर्थ है। संगठन को प्रेरित कर उसको डेवलप करना, है ना। नेतृत्व की अवधारणा क्या है? समाज की प्रतिष्ठा और शक्ति को केंद्रित करते हुए गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना नेतृत्व की अवधारणा है। नेतृत्व की अवधारणा क्या है? समाज की प्रतिष्ठा और शक्ति को केंद्रित करते हुए गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना नेतृत्व की अवधारणा है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? 3। कितने हैं साहब? 3 हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन के 3 सिद्धांत बताए गए हैं। कक्षा प्रबंधन के मुख्य घटक कितने होते हैं? ये आपके 4 बताए गए हैं। 4 कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं, ठीक है। विद्यालय परिसर की साज सज्जा में छात्रा के लिए क्या अधिक लाभदायक है? विद्यालय भवन में पेड़ पौधों, बागवानी, फूल व पौधे, वृक्षारोपण, ये साज सज्जा के लिए छात्राओं के लिए उपयोगी है। विद्यालय प्रबंधन में छात्रों की किस आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया है? तो इसमें छात्रों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक व सांस्कृतिक विकास पर अधिक बल दिया गया है। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के प्रमुख अंग क्या हैं? नियोजन, संगठन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्ट तैयार करना, बजट बनाना, ये सारे ही विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के प्रमुख अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज पुनर्संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 समिति के अध्यक्ष कौन थे? जनार्दन रेड्डी। क्या नाम है इनका? जनार्दन रेड्डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है आपका वो सही और सटीक आंसर है। नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी? नई शिक्षा नीति संविधान सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, उसका बचाव करने वाली शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य व सद्भावना की शिक्षा, उपयुक्त सभी, ये सारी बातें यहाँ पे सही है। इसलिए हम ऑल ऑफ द एबव जो है उसको, ये राइट वन है। ये नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं थी। नई शिक्षा नीति को किस वर्ष अंतिम रूप दिया गया? 1986 को इसको अंतिम रूप दिया गया। कब अंतिम रूप दिया गया? 1986। 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? 1973 में। कब की गई? 1973 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। शैक्षिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण तथ्यों में कौन सा तथ्य भिन्न है, अलग है? समाज का गुणात्मक संतुलित विकास, ये तो बात यहाँ पे सही है, सटीक है।
और बालक व शैक्षिक संसाधनों का विकास, दूसरे व्यक्तियों द्वारा कार्य निष्पादित करना। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भिन्न अलग कौन है। प्रबंध प्रक्रिया में भेदभावपूर्ण व्यवहार, अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था भेदभाव, तो जो भेदभाव है नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे भिन्न पूछ रहा है तो यही हमारा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। निर्देशन प्रक्रिया के मुख्य स्तर कौन है? पर्यवेक्षण है ना, संप्रेषण, अभिप्रेरणा व नेतृत्व, ये सारे ही निर्देशन प्रक्रिया के मुख्य स्तर हैं। प्रबंध के मुख्य आधुनिक कार्य क्या हैं? व्यक्तियों का विकास करना, ज्ञान का उपयोग करना, सृजनता, समय प्रबंधन, ये सारे ही प्रबंध के मुख्य आधुनिक कार्य हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, उक्त सभी, वो राइट हो जाएगा। प्रशासन के प्रबंध में मुख्य कार्य क्या है? प्रशासन का प्रबंधन में मुख्य उद्देश्यों व नीतियों का निर्धारण करना प्रशासन का प्रबंध में मुख्य कार्य है। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है आपका वो सही है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रशासन के प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमारे 5 हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। शैक्षिक प्रबंधन की निम्न परिभाषा किस विद्वान ने दी है? परिभाषा है औपचारिक समूहों में संगठित लोगों से उचित काम कराने की कला ही प्रबंधन है, ये आपके कुंटज कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही है, कुंटज ने ये बात कही है। शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षा विकास कितने आधारों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। ज्ञान, कार्य, जीवन को जीने और स्वज्ञान, खुद को ज्ञान देने की कला, उसको जानना सीखना, ये शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षा विकास के आधार बताए गए हैं। और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है सिंपोजियम में नियुक्त अधिकारी की क्या भूमिका होती है? तो उसमें संयोजक, अध्यक्ष, वक्तागण व सहभागी की भूमिका वो निभाता है। कार्यशाला प्रणाली में शिक्षण प्रक्रिया के कौन उद्देश्य प्राप्त होते हैं? इसमें आपका ज्ञान, भाव एवं क्रिया पक्ष, जो ये उद्देश्य होते हैं, ये उसमें प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 69 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, वाद विवाद प्रक्रिया क्या है? तो वाद विवाद जो प्रक्रिया है, यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में निर्धारित समस्या पर वर्गों का औपचारिक प्रस्तुतिकरण है। ऑप्शन यहाँ पे आपको जो सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज भूमिका निर्वाह, रोल प्लेइंग में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो भूमिका निर्वाह में जो एक शिक्षक होता है वह निर्देशक भी है, पर्यवेक्षक भी है और निर्णायक भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो सही हो जाएगा। प्रधानाचार्य के कार्यों का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है? तो प्रधानाचार्य के कार्यों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। कितने? 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रधानाचार्य के गुण क्या होते हैं? तो प्रधानाचार्य शारीरिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक, ये गुण जो है वो प्रधानाचार्य के गुण होते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा पर्यवेक्षण के क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो शिक्षा पर्यवेक्षण के क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 3 भागों में विभाजित किया गया है। शिक्षा पर्यवेक्षण की निम्न परिभाषा को दिए विकल्पों से पूर्ण करें। देखिए, पर्यवेक्षण विद्यालय प्रशासन का वह रूप है जिसका संबंध मुख्य रूप से शैक्षिक सेवा की आशाजनक एवं उपयुक्त उपलब्धियों से होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका वो राइट वन हो जाएगा। चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अच्छे पर्यवेक्षक में कौन से गुणों का होना आवश्यक है? तो एक अच्छे पर्यवेक्षक में व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, व्यावसायिक गुण होने चाहिए, प्रशासनिक गुण होने चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट वन है। आगे बात कर लेते हैं, शिक्षा पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में निरीक्षककर्ता को क्या सावधानियां रखना चाहिए? तो निरीक्षण गति तीव्र होनी चाहिए, सौहार्दपूर्ण और सुझावों का अभाव होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट वन ऑप्शन है यहाँ पे। फिर कहता है शिक्षा पर्यवेक्षण प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता की भूमिका क्या है? तो जो निरीक्षण करता है छात्रों को समय समय सुझाव देना, छात्रों व शिक्षकों को पाठ्यक्रम संबंधी तकनीकी बताना, विद्यालय की समस्याओं का अध्ययन और समस्त कार्यों को विस्तृत रिपोर्ट बनाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, प्रशासन दृष्टि से विश्वविद्यालयों में कितने और कौन प्रकार बताए गए हैं? तो प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालयों के 2 प्रकार बताए गए हैं, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय। 2 प्रकार बताए गए हैं, केंद्रीय और राज्य। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन कहता है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में ओरिएंटेशन एवं रिफ्रेशर कार्यक्रमों की समय अवधि कितनी निर्धारित की गई है?
144 घंटे 4 सप्ताह। कितनी? 144 घंटे 4 सप्ताह। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना 1987 में की गई। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना 1987 में की गई। पत्राचार शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग का पाठ्यक्रम में किन विषयों को स्थान दिया गया है? तो उसमें आपके भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, चित्रकला, गृह विज्ञान, भूगोल, इतिहास, सामान्य हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, ये जितने भी विषय हैं इन सभी को पत्राचार शिक्षा संस्थान इलाहाबाद के द्वारा माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग का पाठ्यक्रम में इनको स्थान दिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी है यहाँ पे वो राइट वन हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना किस शासनादेश संस्था के आधार पर किया गया? तो शासनादेश संख्या ये दिनांक 17 सितंबर 1980 को किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस वर्ष में किया था? 1975 में किया था। किस सन में किया था? 1975 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है आपका वो राइट वन ऑप्शन है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलेनियम पाठ्यक्रम 2000 में किन विषयों एवं कार्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें आपका नैतिक व देशभक्ति, शिक्षा, धर्म, सद्गुणों, पाठ्यक्रम को कम करना, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करना, कक्षा 10 तक पास फेल श्रेणी समाप्त करना, पाठ्यक्रम चुनाव में स्वतंत्रता, शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाना, ये सभी बातें यहाँ पे सही हैं। ठीक है, उक्त सभी द राइट वन। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षा में गुणात्मक सुधार, प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत अभिभावकों को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी था आपका वो राइट वन ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद पंजीकरण किस वर्ष में तय किया गया? मई 1993 में। ऑप्शन बी राइट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना, ये भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में जो है शिक्षक की भूमिका है। योजना में प्राप्त सामग्री का उचित रखरखाव करना, विज्ञान, गणित, भूगोल विषयों के कठिन संबंधों को सामग्रियों के उचित प्रयोग, ये सारे ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में शिक्षक की भूमिका इसमें सम्मिलित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट वन हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB भी लिखा होता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1987-88 में। 1987-88 ऑप्शन नंबर जो बी था आपका वो राइट वन है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में कितने विभाग सम्मिलित हैं? इसमें 11 विभाग सम्मिलित हैं। कितने? 11। 2 शिशु प्रशिक्षण और 65 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, 2 राजकीय दीक्षा विद्यालय। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई? 1981 में की गई। कब की गई? 1981 में की गई थी। राज्य देखिए 91 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट वन है। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्या कार्य हैं? प्रशिक्षण मूल्यांकन, जी हाँ, ये भी आपका राज्य शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण का कार्य है। प्रदत्तों का एकीकरण सर्वेक्षण, नए शैक्षिक सुझावों का एकीकरण अनुसंधान, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के शैक्षिक प्रशासन में क्या कार्य हैं? इसमें आपका गुणात्मक शिक्षा विकसित करना, शैक्षिक सम्मेलनों को संचालित और क्रियान्वित करना, शैक्षिक परियोजना की व्यवस्था करना। उक्त सभी बातें यहाँ पे आपकी सही है, सटीक आंसर है। ठीक है, और राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किस वर्ष की गई? इलाहाबाद में 1999 में की गई। उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला की स्थापना किस वर्ष व किस शहर में की गई? 1947 इलाहाबाद में की गई। आगे बढ़ाते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद के क्या कार्य हैं? शिक्षा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना, कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों का लेखन व समग्र निर्माण, अंग्रेजी पाठ्यक्रम का निर्माण, ये सभी आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद के मुख्य कार्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है आपका वो राइट वन हो जाएगा। ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक कार्य क्या है? नियोजन,
आयोजन, प्रबंधन, अभिलेखीकरण, ये सभी जो है वो ब्लॉक और पंचायत स्तर पर शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 1972 में। एनसीईआरटी की प्रमुख इकाइयां कौन है? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्राविधिक संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ये सभी एनसीईआरटी की प्रमुख इकाइयां मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। आज का लास्ट क्वेश्चन, और ब्लॉक स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था के लिए कौन विभाग होते हैं? बीआरसी और न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। ठीक है, जल्दी आपको पेपर 4 का भी सॉल्यूशन मिलेगा।